हाँ, नमस्कार बच्चों, मैं दोबारा एक बार फिर से शुरू करते हैं इसी पाठ को। आगे चलते हैं उसमें। तो वहाँ तक पढ़ लेता हमने कि माँ से जो अंडा फूट गया था और उसके लिए उन्होंने क्या नाम से पूजा पाठ किया, नमाज पढ़ा, दिन भर भूखी रही, प्यासी रही और रोती रही बेचारी है ना। वहाँ तक पढ़ लेता हमने। भगवान से गलती की, अपनी गलती की उसने, उस गलती की माफ करने की वो विनती करती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया। अर्थात ग्वालियर से जब जाते हैं तो बीच में काफी बदलाव आया है। सड़कें बन गई है, पटरियां बन गई है, बीच बीच में क्या नाम से जो पेड़ पौधे थे वो काट दिए गए हैं, सड़कें खोद दी गई है, क्या नाम रास्ता खोद दिया गया है। तो इस तरह की काफी बदलाव लोगों ने मतलब देखने को मिलता है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, वर्सोवा मुंबई के अंदर है और वहाँ पर लेखक का घर है। वर्सोवा है मुंबई के अंदर एक अच्छा इलाका है, जहानाबाद अचाना है। तो वहाँ पर मिर्जा जी का घर है, मकान है। पहले यहाँ दूर जंगल था, जंगल ही जंगल था, वहाँ पर इतना पॉपुलेशन नहीं थी, न समुद्र किनारे मकान बने थे, न बम्बई जो आज जिस रूप में है, आज बम्बई जिससे क्या नाम से स्वरूप में है, वैसा स्वरूप बम्बई का नहीं था। और सुहा के छोटा बड़ी कॉलोनी बनी हुई थी और आसपास जंगल जंगल था, पेड़ पौधे थे, पेड़ थे, परिंदे थे, पेड़ थे, काफी काफी पेड़ थे, परिंदे परिंदे पक्षी, अर्थात जहाँ पेड़ हो गए पक्षी हो गए, तो पक्षी भी काफी वहां पर फिर रहे थे। और दूसरे जानवर थे, तो जहाँ जंगल होता है वहाँ जानवर होते हैं। जंगलों का जानवरों का तो बड़ा अच्छा संबंध है। जहाँ जंगल है वहां पर पशु पक्षी है, पशु है, तरह तरह के पक्षी पशु है, क्योंकि वो वही उनका स्थान है रहने का, तो वहां पर काफी जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे क्या नाम से जब जगह भी घेरती गई, जगहों पर मकान बनते गए, तो वहां पर वर्सोवा के अंदर बहुत लंबी चौड़ी बस्ती आज मकान बन गए हैं। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया। अर्थात जब बस्ती बनेगी तो कई तरह से नुकसान होगा। कई परिंदे के पक्षी वहां से बेचारे पेड़ पौधे कटेंगे तो इधर हो जाएंगे। चरिंदे होते हैं चरने वाले, परिंदे होते हैं उड़ने वाले, पर होते हैं। चरिंदे के चर होते हैं, चरते हैं, घास सकते हैं या खाते हैं। तो चरिंदे पशु पक्षी, परिंदे पक्षी हो गए और चरिंदे पशु हो गए। तो उन्होंने क्या नाम से अपना घर छीन लिया उनका। स्वाभाविक है कि जंगल कटेंगे, क्या नाम से जंगल कम होंगे, तो जो जहाँ रह रहे हैं वहां पर जगह साफ हो जाएगी, उनका घर छीन लिया जाएगा। इनमें से कुछ शहर छोड़ चले गए, अर्थात जब देखा उन्होंने कि यहाँ तो इंसान आ गए हैं, इंसान बस गए, बस्तियां बस गई है, तो उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए और आगे चले गए। जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल दिया, अर्थात जो नहीं जा सके, जो वहीं के जिनको रहना था, पक्षियों को पशुओं को, वो वहीं रह गए। और जो जा सकते वो चले गए, दूसरी जगह चले गए और दूसरी जगह जाकर के उन्होंने अपना स्थान बना लिया। इनमें से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना दिया। अतः जहाँ पर राइडर रहते थे उस मकान के ऊपर क्या नाम से उन्होंने अपना जो घोंसला बना लिया। घोंसला जानते हैं, पशु पक्षी अपना रहने का घर बनाते हैं, उसको घोंसला कहते हैं। वहाँ पर कबूतरों ने मकान क्या नाम से राइटर लेखक है, लेखक के मकान के ऊपर घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, अतः उनके बच्चे किनके, लेखक के क्या नाम से कबूतरों के है ना, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी बड़े कबूतरों की है। अर्थात उनको दाना पानी देना, खाना पिलाना, ये सारा काम क्या नाम से बड़े कबूतरों के करते हैं। जैसे घर में हमारे माँ बाप करते हैं, हम हमारे बच्चों के लिए करते हैं। जो घर में बड़ा होता है वो छोटों के लिए करता है। अर्थात छोटे बच्चे हैं जो दिए उन्होंने क्या नाम से, तो उनके लिए वो बड़े कबूतर है, वही दाना ला के आते हैं और वही उनकी हिफाजत करते हैं, वही उनकी सुरक्षा करते हैं, वही उनका रहने का स्तर बनाते हैं। वे दिन में कई बार आते जाते हैं,
अर्थात वहाँ से कई बार आते हैं, कई बार जाते हैं, छोड़ जाते हैं, क्या नाम से दाना में जाते हैं, दाना लेके आते हैं, दाना को खिलाते हैं, इस तरह काम। और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है, कहाँ जाएंगे जाए वो, परमात्मा ने जब उनको जब दिया है, उनको जन्म दिया है, तो उनको अपना स्थान भी दिया है, और स्थान दिया है तो स्थान देने का भी हमारा भी हक है, उनका भी हक अधिकार बनता है। तो क्यों नहीं आएंगे जाएंगे, आएंगे जरूर, जाएंगे जाएंगे। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती है। स्वाभाविक रूप से जो 12 उड़ के आएंगे, उड़ के जाएंगे, वहां से निकलेंगे, पीठें करेंगे और कचरा करेंगे, तो मनुष्य तो क्या नाम से अलग तरह का प्राणी है, स्वच्छता वाला प्राणी है, गंदगी होगी तो उनको भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, है तो परेशानी आएगी उनको। वे कभी किसी चीज को गिरा कर छोड़ देते हैं और थोड़ी समझते हैं कि इसमें आप बैठेंगे तो ये चीज गिर जाएगी, ये टूट जाएगी, इसका नुकसान हो जाएगा, इसका नुकसान का क्या नाम से लकड़ी को भरना पड़ेगा। तो ये चीज को मतलब नहीं समझते, ये चीजें उनके दिमाग में नहीं है, बात उनके दिमाग में नहीं है, ये तो हमारे दिमाग में है कि हम खरीदते हैं, खरीदेंगे तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो पैसा आएगा कहाँ से, इस तरह से हमको चिंता रहती है, मनुष्य को चिंता रहती है, तोड़ देते हैं। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुस कर कभी मिर्जा गाली पकड़ा लगती है, कभी लाइब्रेरी में घुस जाएंगे, मिर्जा गाली की किताबें रखी है वहाँ बैठ जाएंगे, पीट कर देंगे, पीटे कर देंगे, है कभी की किताब पर बैठ जाएंगे, वहाँ गंदी कर देंगे, उनको फाड़ देंगे, इस तरह से उनको खतरने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जल लगा, ये तो रोज का काम है, और इस काम को खत्म करने के लिए जो लेखक की पत्नी है वहां पर उन्होंने जहाँ से आते हैं, जहाँ से घुसते हैं, वहां पर एक जाली सी लगा दी ताकि उनका आना जाना घर के अंदर बंद हो जाएगा, वो अंदर नहीं आ पाएंगे, और क्या नाम से साफ स्वच्छता रहेगी। फिर रोज रोज उनको खड़ा होता है, तो रोज के आराम से उनको जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया गया है, अर्थात वहां से हटा करके अपने बच्चों को दूसरी जगह पर रख दिया गया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा, अर्थात जहाँ से आते जाते हैं उनकी खिड़की बंद कर दी गई। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात भर खामोश उदास बैठे रहते हैं, आ जाए बेचारे, समझते नहीं है, बोलते नहीं है, बोले तो बात कहे हमको आना है, हमको ठहरना है, हम कहाँ जाए, लेकिन बोलते नहीं, उदास रहते हैं, मूक है, उनके शब्द नहीं है, तो वो बाहर बैठ करके उदासी में सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात को खामोश उदास बैठ रहते हैं, मगर अपना सोलो में, क्योंकि उनकी बात समझने वाला है, उनकी बात को सुनने वाला, उनकी भाषा को सुनने वाला है, और नए लेखक की माँ है, और उनकी जुबान को समझने वाला दुख बांटे, नहीं मेरी माँ है जो क्या नाम से उनके दुख को, उनकी पीड़ा को समझे और कुछ करे उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं रहा। जो इनके दुखों में सारी रात नमाज में काटे, दुख आया पीड़ा आई, क्या नाम से नमाज पढ़ती रही, और क्या नाम भगवान से उनसे गलती हुई उसकी माफ़ी मांगते रहे। तो इस तरह का एक पाठ है, बड़ा अच्छा पाठ है, और हमने पढ़ा, ज्ञान का पाठ है, अर्थात हमको इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आसपास की जो प्राणियों उनको नुकसान हो, जो रह रहे हैं तो रह रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। तो इस तरह का पाठ है। तो आजकल हम समझते नहीं, तो पहले लोग समझते थे, किसी माँ को क्या नाम से दुख हुआ तो क्या नाम से नमाज पढ़ी उसने, क्या नाम से वो रोजा रखा, खाना नहीं खाया, और आजकल तो कोई मर गया तो मर गया, बगैर तो बगैर, पक्षी नहीं आना चाहिए, उड़ के नहीं आना चाहिए, ये बात हो गई। नदियाँ सिंचे खेत को, तोता कुतरे का, अर्थात नदी के नाम से पानी देती है खेत के अंदर, और तोता जो होता है वो क्या नाम से अपने कुतरे जो आम पेड़ पर बैठता है, आम खाता है, काटता है, और सूरज से ठेकेदार सारा सबको बांटेगा। सूर्य का काम है कि वो ठेकेदार बना हुआ सबका, पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है, सब उजाला देता है। तो ये सब अपना काम कर रहे हैं, और सबको अपना काम करना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये पाठ जो पूरा हो गया। इसमें प्रश्न है, आप देख लें। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? क्योंकि नूह का मतलब था रोना, आंसू आना, अर्थात वो लंबे समय तक, मुद्दत तक, आखिरी जीवन तक रोते रहे, इसलिए उनको नूह के नाम से ही लोग पुकारे। उनका नाम लश्कर है, उसको भूल गए, लेकिन नूह के नाम से उनको जानने लगे। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए माँ करती है? शाम के वक्त,
अगर शाम के वक्त सांझ के वक्त हम पेड़ों के पत्ते तोड़ेंगे तो क्या नाम से पेड़ होते हैं, पेड़ों के अंदर भी जीव होता है, पेड़ों के अंदर भी भावना होती है, इसलिए भावना बना करके वो रोते हैं। इसलिए शाम के वक्त कभी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, कभी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल तोड़ेंगे शाम के वक्त तो हमको बददवा देंगे, हमको अच्छी दुआ नहीं देंगे। फूल तो सुबह ही तोड़े जाते हैं, शाम को कभी फूल नहीं तोड़ना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। प्रकृति में आए इस फूल का परिणाम क्या हुआ, जानते हैं कि बेवकूफ़ की गर्मी पड़ रही है, बेवकूफ़ मौसम, इसी के नाम से सैलाब आ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, इस तरह तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही है। इतनी बीमारियां हो रही है कि आप देख रहे हैं आजकल, तो ये प्रकृति में ऐसे कारण है सारा। जितने भी सैलाब आते हैं, क्या नाम से नदियाँ आती है, बाढ़ आती है और भूकंप आते हैं, ये ऐसे कारण है। लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा, क्योंकि लेखक की माँ के हाथ से वो कबूतर का अंडा फूट गया था। गई तो सुरक्षा के लिए रखने के लिए थी उसकी, लेकिन सुरक्षा हो नहीं पाई उससे, और सुरक्षा नहीं हो पाई तो अंडा टूट गया, अंडा फूट गया। तो उसकी गलती, उसकी प्रायश्चित में उसने क्या नाम से रोजा रखा, व्रत रखा, मतलब उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और दिन भर रोती रही। लकड़ी ग्वालियर से मुंबई बदलाव को महसूस किया, क्योंकि वहाँ पर पेड़ काट दिए गए हैं, रेल की पटरियाँ बन गई है, सड़कें बन गई है, बस्तियाँ बन गई है अनेक प्रकार की, तो उसके आधार पर पेड़ पौधों का नुकसान काटे गए। डेरा डालने से क्या समझते हैं, उनके एक जगह रहना या स्थायी रूप से निवास करना। शेख अयाज के पिता अपने बाजू में काला छोड़ा देखकर एक गोली छोड़ के पकड़े हुए, उन्होंने कहा, सोचा कि मैंने किसी परिवार वाले को उसके परिवार से बेघर कर दिया है, अर्थात उस बेघर का व्यक्ति को वापस उसके पर छोड़ के आना है, मुझे जाना वहाँ पर वहीं छोड़ना है। तो इसलिए वो वहाँ खाना खाते खाते माँ ने कहा कि खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन किसी बात में उनका ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी एक व्यक्ति को, एक छोटा को उसके घर से बेघर कर दिया है, अर्थात उसको वापस छोड़ के वहाँ आना है, इसलिए छोड़ने गए। ये प्रश्न है। और देख लो, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर मकान बन रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, बस्तियां बन रही नहीं रही है, और उससे पर्यावरण के आराम से हमारा जो प्रदूषित हो जा रहा है। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी, क्योंकि वो कबूतर जो अंदर बार बार घर में घुसा करते थे, उनकी किताबों को गंदा किया करते थे, कबीरों क्या नाम थे वो गाली हुए उनको सताया करते थे, इसलिए उनको उस पर सामान तोड़ दिया करते थे। इन सारी खुरापातों से बचने के लिए उन्होंने जाली लगवा दी, ताकि कबूतर उनके घर के अंदर न आए, बाहर के बाहर ही चले जाए। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, वहाँ मकान बनाए जा रहे हैं, समुद्र को क्या नाम से आसपास उसके आसपास के आस तो अंदर पानी में मकान बना रहे हैं, कॉलोनी बन रही है, वो हम देखेंगे 8 साल से सोसाइटी आप जानते हैं बीच में बनी हुई है। तो जब ऐसा होगा तो उसको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो अपना कोई कुछ तरह करेगा। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान है, किसमें कितना कौन है कैसे बाद में देखा क्या करना चाहता है, ये सब मनुष्य या नाम से मिट्टी के बने हुए हैं। किसी को अपना अधिकार नहीं कि मिट्टी जगह मेरी है या जहाँ पर मैं रहूँगा, जहाँ जहाँ जिसको मिला है वहीं उसको रहना चाहिए। सबका चाहे वो बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सबको एक ही मिट्टी में मिलना है। सबके कोई मरने के बाद कोई निशान नहीं है कि राजा के हड्डियाँ है, ये क्या नाम उसकी हड्डियाँ है या उसकी राख है या उसकी राख है, सबको बराबर मिलता है। ये प्रश्न है तो ये कर लेना। और नेक्स्ट बात देखते हैं, टाइम है सभा। हाँ, रविंद्र केलकर, रविंद्र केलकर जिनका एक ही के नाम से पाठ हमको आएगा, हमारे इसमें सिलेबस में है, जैन के लिए वो पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रविंद्र जी के बारे में देख लेते हैं। रविंद्र केलेकर, ये मराठी थे और इनका जन्म 1925 में हुआ और 2010 में, अभी 10 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। 7 मार्च जी 1925 में इनका जन्म। कोंकण आप जानते हैं, गोवा वहाँ का क्षेत्र है वो। जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गया था। गोवा बाद में आजाद हुआ था, आपको पता है। गोवा किसके अंदर में था, गोवा पुर्तगाल के अंदर में था, और पुर्तगाल से बाद में 1960 के आसपास आजाद करवाया गया था इसको। तो वहाँ का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में हमने भाग लिया।
गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्ति विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। अर्थात ऐसी बातें लिखी है, ये सब याद रखा है। जीवन के विविध पक्ष है, उसकी विविध मान्यताएं हैं और अपने जो व्यक्तिगत विचार है उसका देश के साथ साथ और समाज के प्रति, देश और समाज इस वजह से क्या नाम से जोड़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानव सत्य तक पहुंचने की सिर्फ चेष्टा की है। अर्थात जो भी आप अनुभव करते हैं, जो भी क्या नाम से मानवीय मूल्य है उन पर लिखा। कोंकणी और मराठी के शीर्षक लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई है। अर्थात आप कोंकणी भाषा में लिखा है, कोंकणी वहाँ की गोवा की भाषा है, मुख्य भाषा है, राज्य भाषा है और 25 के आसपास किताबें लिखी है आपने। और जो मराठी है, मराठी भाषा है महाराष्ट्र की, तो उसमें भी आपने 3 किताबें लिखी है। उसके साथ साथ हिंदी और गुजराती में भी आपने कुछ पुस्तकें हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया। एक राइटर है काका कालेलकर, आपने नाम सुना होगा। काका कालेलकर बड़े अच्छे राइटर थे, तो गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लिया था और गांधी जी ने क्या नाम से काका कालेलकर को राष्ट्रभाषा के विकास के लिए जिम्मे सौंपा था कि आप देश में घूमे और राष्ट्र की भाषा जो है उसके लिए काम करें, वहाँ के लोगों के क्या नाम से घूम करके लोगों में जागरूकता लाए हिंदी भाषा के लिए। तो ये काका का पाठ पढ़ा हुआ आपने पहले भी। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार से के पुरस्कार से सम्मानित किए लेकर के प्रमुख किया गया था। गोवा का जो साहित्य क्या नाम से प्राइज है वो तो आपको मिला ही, उसके साथ साथ अन्य पुरस्कार भी आपको मिले हैं। और उनकी रचनाएं हैं कोंकणी में ऊजीवा ढांचे सू, कोंकणी भाषा में है। इस किताब का नाम है उजवा ढांचे समिधा, सांगली, ओथाम्बे। मराठी में कोंकणीचे राजकारण, कोंकणी का राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। इसको पढ़ेंगे आप किताब में देखिए, पतझर में टूटी पत्तियां, ये क्या नाम से हिंदी के रचनाएं हैं। पाठ प्रवेश क्या है, पाठ को देख लो। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। अर्थात कम से कम शब्दों में, कम से कम भावनाओं में एक बड़ी से बड़ी बात को कह देना एक कविता, अच्छी कविता कही जाती है। जैसे आप बिहारी ने किया, हमें नहीं किया, छोटे शब्दों के द्वारा बड़ी बड़ी बातों को कह देना, बड़े बड़े अर्थों को, तो अर्थ गांभीर्य इसमें होता है ना, अर्थ की गंभीरता इसमें होती है। तो ऐसी बात कह देना ये अच्छी कविता का गुण होता है। सार सार को गए रहे तो सारी उड़ाए, पढ़ा होगा आपने। जब कभी ये गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तो उसे पढ़ने वाले को ये मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गई रहे तो सार नहीं हुआ है। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी ये काम होता रहा है। कम से कम शब्दों में का प्रयोग करना, लेकिन उसका अर्थ गहरा होना ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी लोग करते रहे, लेखक राइटर करते रहे, लिखते रहे। सुप्ति कथाएं होती है, आगम कथाएं होती है, जातक कथाएं होती है, पंचतंत्री कहानियां होती है, उसी लेखन के प्रमाण है। छोटी छोटी बातें, छोटी कहानियां हैं, उसमें बड़ा बड़ा अर्थ है। चाहे हम सुप्ति कथाएं पढ़ें, चाहे आगम कथाएं पढ़ें, चाहे पंचतंत्री कथाएं पढ़ें, छोटी कहानी पढ़ ली, लेकिन उसका अर्थ है जो बड़ी किताबों में नहीं होता है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, और छोटी कहानियां पढ़ेंगे उससे ज़्यादा हमको अर्थ मिलता होगा। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया। तीसरा कार्य जो है रविंद्र भाई ने रविंद्र के क्या नाम है, केलेकर का नाम है, वो किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा वो समझना की मांग करते हैं। अर्थात कहते हैं कि मैंने थोड़ी बात कही है, थोड़ा लिखा है, लेकिन आप समझे, गहराई समझे, विस्तार से समझे तो फायदा रहेगा। ये प्रसंग महज पढ़ने घूमने की नहीं, एक जागरूक सक्रिय नागरिक बनने की था। तो कहते हैं कि आप पढ़ेंगे तो आप एक देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, सक्रिय नागरिक बनेंगे, जागरूक नागरिक बनेंगे, प्रेरणा देते हैं। और पहला प्रसंग गिरने का सोना जीवन में अपने लिए साधन बताने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। पाठ है, पाठ आपके पास सुना दिया गया है, आइए रहा है गिरने का सोना।
दूसरा जो प्रसंग है वो है झेन की देन। झेन एक क्या नाम संत थे वहाँ के जापान के अंदर, और उन्होंने क्या वहाँ के लोगों को क्या देन दी है उसके बारे में है। दूसरा प्रसंग झैन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उत्पत्ति की याद दिलाता है, जिसके कारण जापान लोग आज भी अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच कुछ चैन रहे पल पा रहे हैं। अर्थात इस हमारे योग करते हैं, ध्यान करते हैं लोग, ये प्रकार की जो उसमें योग में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, उस प्रकार जापान के अंदर भी चैन के द्वारा जो चलाई गई पद्धति है उस पर जीते हैं और अपने जो व्यस्त दिनचर्या है उस दिनचर्या में से अपना समय क्या नाम से उस सत्य के अंदर वो निकालते हैं और अपना चैन चैन से रहते हैं। 10 मिनट का थोड़ा बचे हैं। झैन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, जब राइटर जापान में गए और जापान में जाकर के उन्होंने अपने को मित्र थे जिनके साथ ठहरे थे, जहाँ रुके हुए थे, उनसे पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक है। जापान के अंदर जब बीमारियाँ अधिक होती है, हमारे देश में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, पूरे वर्ल्ड में जाएंगे किसी कोने में कई तरह की बीमारियाँ मिलेंगी। तो राइटर ने पूछा है कि जापान में सबसे ज़्यादा बीमारी यहाँ पर कौन सी होती है। राइटर ने जवाब दिया मानसिक, मेंटली। उन्होंने जवाब दिया कि मेंटली मानसिक बढ़ जाता है, वो तो है कम है मान छोटी मोटी है, लेकिन मानसिक रूप से यहाँ के लोग ज्यादा ग्रसित है, परेशान है। यहाँ के 80% लोग मनोरोग हैं, अर्थात देश की जनसंख्या है उसके 80% जो प्रतिशत भाग है, 80% लोग हैं वो मानसिक बीमारियों से पीड़ित है, मानसिक बीमारियों से रोगी है। इसकी क्या वजह है, मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है, इसका कारण क्या है जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं और बीमारियां नहीं होती, मानसिक रूप से क्यों होते हैं। कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई, हमारे जीवन का तरीका बढ़ गया है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, आराम से कोई चलता दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है अपने विकास के लिए, अपने काम के लिए दौड़े जा रहा है। कोई बोलता नहीं बढ़ता है, आसानी से बात कर सकता है, समय नहीं किसी के पास, आसानी से आराम से अपनी बात को कहने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि बकता है, जल्दी से बकता है, जल्दी बात करता है अपने। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब तो अपने आप से लगातार बात करते हैं, तो ऐसे आदत हो गई है मनुष्य की कि वो दूसरा चाहे हो ना हो वो खुद से बोलता रहता है, खुद से बातें करता रहता है, खुद से बोलता रहता है। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, अर्थात जिस तरह से अमेरिका बढ़ रहा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, अमेरिका जैसे विकसित हो गया है, उसी प्रकार से उस दौड़ में हम भी जाना चाहते हैं और उससे प्रतिस्पर्धा, उससे क्या नाम से हम भी मुकाबला कर रहे हैं। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अर्थात इतनी तेज गति हमारी हो गई है कि एक महीने का काम एक दिन में पूरा हो जाए, ये सोच हमारी है कि एक महीना काम और एक महीना लंबा समय है और उस काम को हम एक दिन के अंदर ही पूरा कर दें। तो जब पूरा दिन को एक दिन में करेंगे तो गति भी बढ़ेगी, चाल भी बढ़ेगी, सीमा भी बढ़ेगी अपने काम की। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमें तेज रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से बढ़ लगता है। आदमी काम करता है, रफ्तार उसकी होती है, लेकिन जो उसकी क्या नाम से वो काम सोचेगा काम करेगा तो रफ्तार और बढ़ जाएगी, उसकी तनाव बढ़ जाएगा, और तनाव बढ़ेगा तो क्या नाम से क्या होगा, इंजन टूट जाएगा। कोई भी इंजन है, इंजन की रफ्तार होती है, उसकी लिमिट होती है, उसकी सीमा होती है, और उस सीमा से अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा चलाएंगे तो इंजन बिगड़ जाएगा, इंजन फेल हो जाएगा। ये मनुष्य के साथ होता है, अगर काम कर रहा है जितना सोच रहा है, जितना मनुष्य ने भगवान ने ईश्वर ने इंसान को जो बुद्धि दी है उस बुद्धि के मुताबिक काम कर रहा है तो ठीक है, और बुद्धि को ज़्यादा दौड़ाएगा, ज़्यादा चलाएगा तो किसी की बीमारी होगी, नुकसान होगा ही उसको। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि दिमाग का तनाव बढ़ जाता है, आदमी का तनाव डिप्रेशन में आने जाएगा, और डिप्रेशन में आने के बाद आप जानते हैं कई तरह की बीमारियाँ होती है। डिप्रेशन से, तनाव से शरीर का नाम इतना खोखला हो जाता है कि तनाव दिमाग में रहता है लेकिन बीमारियाँ शरीर के अंदर अनेक प्रकार की आ जाती है और पूरा इंजन टूट जाएगा, आदमी मर जाएगा, जाना ही पड़ता है उसको। यही कारण है जिससे मानसिक रोगियां बढ़ रहे हैं, अर्थात देश के लिए काम करने की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति अमेरिका से क्या नाम से
स्पर्धा करने की शक्ति लोगों में बढ़ रही है। तो जब दिमाग बढ़ेगा, काम करेगा, तो यही होगा, मानसिक रोगी बढ़ेंगे। शाम को वो मुझे एक टी से मिले, अर्थात उसको कहते हैं, जो तरीका बताया ना, जैन की देन। वो जैन की देन क्या है? वो एक टी सेरेमनी है। टी यहाँ पर चाय पिलाई जाती है, और उसको कहते हैं चाय पीने की एक विधि। टी सेरेमनी का मतलब है चाय पीने का एक तरीका। जापान में उसे ना चा नो यू कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चा नो यू, जापानी भाषा के अंदर चाय टी सेरेमनी को, चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत, कहाँ लगे? एक इमारत में, और इमारत कितनी? 6 मंजिला, 6 स्टोरी खड़ी थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पनडुब्बी थी। अर्थात दफ्ती होती है कागज की, और क्या नाम से बनी हुई चीज, दीवारें कागज की जो पीस करके वो बनाई जाती है, और तातामी होती चटाई, चटाई की जमीन वाली चटाई बिछी हुई थी, दीवारें काय की थी, एक नाम से कागज और कपड़े की जो रख होती है, क्या बोलेंगे उसको, पीस करके बारीक करके उसको बनाया जाता है। और पनडुब्बी होती है पत्तों की कुटिया, 6 मंजिला इमारत के ऊपर। बाहर बेड हफ्सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेड हफ्सा ऐसे बना दिया है, ऐसे कोई रूप रंग नहीं, कोई वो नहीं उसका, इसे इसको खड़ा कर दिया है। तो बर्तन रखा हुआ था, और उसमें पानी भरा हुआ था, और बेड से बर्तन में पानी भरा हुआ था। पानी भरने से पहले उसके आराम से भरा होता है कि जो भी आएगा वहाँ अंदर जाएगा, वो पहले हाथ धोएगा, पैर धोएगा अपने, और फिर अंदर प्रवेश करेगा। हमने अपने हाथ पाँव इसी पानी से धोया। अर्थात हम जब पनडुब्बी के अंदर गए, तो उस बिल्डिंग के अंदर गए, तो हमने क्या नाम से हमारे जो हाथ जो है पहले उससे धोए। उसके पश्चात तौलिए से पूछे, तौलिए का कपड़ा होता है, और अंदर गए, तौलिए से पूछ करके फिर क्या नाम से पनडुब्बी के अंदर हमने प्रवेश किया। अंदर 4 दिन बैठा हुआ था, जो काम करने वाला, सेवा करने वाला, तो वहां पर बैठा हुआ था। हमें देख कर वो खड़ा हो गया। होता ही है, हम भी कहीं होटल में जाते हैं, पहले पूजे होते हैं, वहाँ नमस्कार होते हैं, तो खड़े हो जाते हैं। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। हमारे यहाँ भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कोई आता तो अतः उसने भी हमको प्रणाम किया। दोजो, दोजो कहा उसने, जापानी भाषा के अंदर क्या बोला? दोजो, आइए तशरीफ लाइए। दोजो का मतलब होता है आइए पधारिए, मैंने बोलते हैं वेलकम, पधारिए, आइए, बैठिए, विराजिए। उसने कहा दोजो, रहकर स्वागत किया था, इस प्रकार से हमारा वेलकम किया। बैठने की जगह हम जगह अर्थात वो स्थान दिया, वैसे इशारे से बैठाई कि आप वहाँ बैठिए, और अंगीठी से लगाए। अंगीठी होती है, छोटी सी होती है, उसको कोयले डाल करके उसको जलाया जाता है। उस पर चाय दानी रख दिया था, चाय दानी, चाय बनाने का जो बर्तन है वो रख दिया। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, बगल में कुछ बर्तन रखे होंगे, वहां उठाया और उसको रख दिया। तोले से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण थी से कि उसकी हर भंगिमा से लगता है कि मानो जयजयवंती के सुर गूंज रहे हैं। जैसे एक राग होता है, और राग में कोई नाम से राजा महाराजा कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो क्या नाम से वो बजाई जाती है, उसको कहते हैं। इसी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा था हमारे लिए। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चाय दाने के पानी का खनखना भी सुनाई दे रहा था। हाँ, इतनी शांति थी, इतना मौनता थी वहां पर, कि चाय का दाने का चाय जो उबल रही थी, और चाय उबलने की जो आवाज आ रही थी, केवल आवाज ही आ रही थी उसकी, और उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो ठीक है, आज इतना काफी, टाइम भी हो गया हमारा, कल इसको पूरा कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको पूरा करते हैं।